कंजक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, कनेक्ट करता है आइडियाज़ को सेंटेंस में, ठीक है, और एक तरह से ये कोहेसिव होता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली लिंक कर रहा होता है मीनिंग से, ठीक है। अब कोहेसिव क्या होता है, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट लिंक होते हैं इकट्ठे टुगेदर लॉजिकली और स्मूथली, ये बेसिकली कोहेसिव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंजक्शन की डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना है। उसके अलावा हासन और हैलिडे के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया, उन्होंने अडोप्ट की थी एक स्कीम को ऑफ जस्ट 4 कैटेगरीज, ठीक है। लाइक आप कह लें इसको फ्यू मेन टाइप्स में जो है वो बताया था, जिनमें हमारे पास एडिटिव, एडवर्सेटिव आ जाता है, कॉजल आ जाता है और टेम्पोरल आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट सा इसका कॉन्सेप्ट दूं तो एडिटिव में हम क्या करते हैं, एडिंग इन्फॉर्मेशन का काम होता है, ठीक है। एडवर्सेटिव की अगर बात करें तो ये शोइंग कंट्रास्ट करता है, ठीक है, इस वजह से इस टर्म को यूज़ किया जाता है। कॉजल में हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो इंडिकेट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट को, जबकि टेम्पोरल जो होता है ये रिलेट करता है टू टाइम, ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू हैलिडे अगर देखा जाए तो कंजक्शन जो है वो क्लासिफाइड करता है एलैबोरेशन में, एक्सटेंशन में और इन्हांसमेंट में। तीनों को उन्होंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर हम एलैबोरेशन की बात करें तो इसमें जो है वो हम एक्सपैंड करते हैं सेंटेंस को, ठीक है। कैसे करना है एक्सपैंड, आप कह लें बाय रीस्टेटिंग, डिटेलिंग और गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करके हम उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। इसमें हम एक क्लोज को एक्सपैंड करते हैं एग्जाम्पलीफाई करके अनदर पार्ट ऑफ टेक्स्ट से, ठीक है। एग्जाम्पलीफाई करके मतलब कि आप कह लें एग्जाम्पल्स जो होती हैं उनके थ्रू हम इसको जो है वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज बताई गई हैं लैबोरेटिव रिलेशन की, जिनमें हमारे पास अपोजिशन और क्लैरिफिकेशन आ जाता है। अपोजिशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन करता है प्रीवियस फ्रेज को इन वर्ड्स के साथ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड हो गया और इन अदर वर्ड्स हो गया। अगर हम इसके सिंपल से एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज लेट, इन अदर वर्ड्स ही मिस्ड द बस, ठीक है। तो ये अपोजिशन की एग्जाम्पल है। इस तरह हम अपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मूव करें क्लैरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट पर, तो ये स्टेटमेंट को क्लियर बनाने में मदद करता है, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में, जैसे कि आप कह लें एक्चुअली हो गया, इन फैक्ट वर्ड हो गया, ठीक है। इन वर्ड्स के थ्रू जो है वो हम क्लैरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, शी स्मार्ट, इन फैक्ट शी ग्रेजुएटेड टॉप ऑफ हर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन फैक्ट वर्ड यूज़ किया। उसके अलावा यहाँ पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैरिफिकेशन बताते हैं, जिनमें हमारे पास करेक्टिव आ जाता है, डिस्ट्रक्टिव आ जाता है, डिसमिसिव आ जाता है, पार्टिकुलराइजिंग आ जाता है। सो अगर हम करेक्टिव की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करेक्टिव स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं रेदर, एटलीस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। और उसके अलावा डिस्ट्रैक्टिव में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि बाय द वे, इंसिडेंटली, इस तरह से ये वर्ड्स यूज़ करके। उसके अलावा डिसमिसिव में हम क्या करते हैं, मूव अवे फ्रॉम टॉपिक, ठीक है, टॉपिक से मूविंग अवे फ्रॉम टॉपिक हम जा रहे होते हैं, लाइक इन एनी केस, एनी वे, ठीक है, लिविंग दैट असाइड, इस तरह के वर्ड। तो ये सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आ सकता है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर। तो इस वजह से आपने इसको जो है वो छोड़ना नहीं है, इस पर थोड़ा सा आपने अटेंशन देना है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के वर्ड्स बताए गए हैं जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली एक्सटेंशन का टॉपिक आ जाता है। ये ग्रामर में इसका मतलब होता है एक्सपैंडिंग अ क्लोज, ठीक है। आप कैसे क्लोज को एक्सपैंड करना है, आप कह लें न्यू एलिमेंट्स, एग्जाम्पशंस और उसके अलावा अल्टरनेटिव्स जो होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं, उनको हम ऐड करके जो है वो इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं क्लोज को, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं वो कि इसमें शामिल होते हैं हमारे पास एडिटिव, एडवर्सेटिव और वेरिएशन, ठीक है। एडिटिव में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन, किस तरह से, एंड ऑल्सो, मोर एवर, इन एडिशन, ये वर्ड यूज़ करके, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ तो आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बाउट सम एप्पल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए एडिटिव की। उसके अलावा अगर हम एडवर्सेटिव की एग्जाम्पल देखें और साथ में इसकी डेफिनेशन देखें तो ये शो करता है कॉन्ट्रास्ट को, जैसे कि बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज़ करके। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो शी वाज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर बट वर्ड यूज हुआ है, इस तरह के वर्ड यूज़ करके आप ये सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये ऑफर करता है डिफरेंट ऑप्शंस को, ठीक है, जिनमें हमारे पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, इंस्टेड, सब्ट्रैक्टिव, उसके अलावा एक्सेप्ट वर्ड हो गया, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसकी भी सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ये वाली एग्जाम्पल, ही डिडंट गो टू द पार्टी, इंस्टेड ही स्टेड होम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ गया
इसको और ज़्यादा आप कह लें एग्जाम्पलीफाई करके या एक्सपैंड करके, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे एग्जाम्पल्स देखें वेरिएशन की, ठीक है, या फिर आप कह लें टाइप्स देखें वेरिएशन की, ठीक है, तो वो हमारे पास रिप्लेसिव, सब्ट्रैक्टिव और अल्टरनेटिव आ जाता है, ठीक है। रिप्लेसिव में क्या होता है, ऑफरिंग आ सब्सटीट्यूट या रिप्लेस करना, ठीक है, ये इसमें शामिल होता है रिप्लेसिव में, ठीक है। अगर हम इसकी भी एग्जाम्पल देखें तो आप कह लें He didn't go to the party, instead he stayed home, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसकी भी आ सकती है, आप लोग इसमें भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने वेरिएशन में पढ़ी। उसके अलावा अगर हम सब्ट्रैक्टिव की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करना, किसी चीज़ को कुछ एक्सक्लूड करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन टर्म्स हैं वो एक्सेप्ट आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आ जाता है। इसकी भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एवरीवन केम टू द मीटिंग एक्सेप्ट जॉन, ठीक है, तो एक्सेप्ट वर्ड इस तरह से आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रेजेंट करते हैं कुछ चॉइसेस को, ठीक है। तो ये इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि वी कैन गो टू द बीच और द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो तरह की हमने यहाँ पर चॉइसेस रख दी, ठीक है। ये हमारे पास अल्टरनेटिव की एग्जांपल में आ जाती है। उसके अलावा अगर हम इन्हेंसमेंट की डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपैंड करना क्लोज को, कैसे ऐड करके डिटेल को अबाउट टाइम, प्लेस, कोज और कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास एनहांसमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी हैड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास एनहांसमेंट की एक एग्जांपल हो गई है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस एंड ग्रामर पार्ट 2 है, इसमें थीम और राइम के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कह लें इसको एग्जाम्पलीफाई करके बताया हुआ है। टू द पॉइंट चीज़ें जो है उनको रीड करें ताकि आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एनीवे यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को सिंपल से वे में अगर बताऊँ तो यहाँ बताया गया डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो एग्जामिन करता है कि कैसे डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो असर डालते हैं मीनिंग पर, ठीक है। जब हम लर्न करते हैं ग्रामर को तो हम क्या करते हैं, हम अमूमन जो है वो फोकस करते हैं ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो टिपिकली फॉलो करती है SVO ऑर्डर को, लाइक आप कह लें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑर्डर को, मगर साथ बताते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो रीअरेंज भी हो सकते हैं जिनको हम फ्रंटिंग बोलते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है, आपने इसको रीड करना है। उसके अलावा बताते हैं थीम के बारे में कि थीम होता है स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी सेंटेंस का जो कि ऑर्गेनाइज करता है उसके मैसेज को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें राइम को, तो राइम सेंटेंस में हर वो चीज़ होती है जो थीम नहीं होता, ठीक है। थीम स्टार्ट करता है सेंटेंस को और सेट करता है एक तरह से कॉन्टेक्स्ट को, जबकि राइम इसको मजीद आगे डेवलप करता है। सो इकट्ठे अगर देखें तो ये कंप्लीट मैसेज बताते हैं, जो में कंप्लीट मैसेज बताते हैं, और थीम प्रेजेंट करता है नॉन इन्फॉर्मेशन को, जबकि राइम जो होता है वो ऐड करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, बाकी आपने इसको एक एक दफ़ा रीड कर लेना है। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आपने याद करना है, मोस्टली इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि टेंस एंड एस्पेक्ट का टॉपिक है। टेंस की अगर हम बात करें तो ये शो करता है कि कब एक्शंस होते हैं, लाइक आप कह लें पास्ट और प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ जो होती है बेसिकली टेंस शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वर्क और आई वर्कड, तो यहाँ पर ईडी लगा तो वो पास्ट फॉर्म हो गई, वैसे ये प्रेजेंट फॉर्म थी। तो यहाँ पर ये चीज़ बताने के लिए टेंस यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा वो मज़ीद आगे बताते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब जो होता है वो बेसिकली कुछ एस्पेक्ट शो करता है जो कि डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ एक्शन को, जैसे कि सिंपल है, ऑन गोइंग है और कंप्लीटेड है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखें, आई एम वर्किंग, आई वर्क, आई हैव वर्कड, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही होती हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस को बताना जो होता है वो बेसिकली किसका काम होता है, टेंस का, और वर्ब की वजह से ये चीज़ शो होती है, ठीक है। ग्रामर आप लोगों ने स्टडी किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ बताया भी गया, आई वर्क, आई एम वर्किंग, आई हैव वर्कड, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है। तो ये चारों कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई हैं। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि वर्ब जो होता है वो पैसिव भी हो सकता है, जैसे कि आप कह लें आई एम टोल्ड और इसके अलावा आई वॉज टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई एम टोल्ड है वो प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, जो कि हमें बता रहा होता है कि कोई हमसे करंटली कुछ कह रहा है। जबकि आई वॉज टोल्ड जो होता है वो क्या बताता है, वो पास्ट टेंस
पैसिव वॉइस के बारे में बताता है कि किसी ने अर्लियर कुछ बोला था, तो ये चीज़ जो है वो बताने के लिए भी वर्ब यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बताता है टेंस इज रिलेटेड टू टाइम। अगर हम इन तीनों लाइन्स का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ वो बताते हैं कि टेंस ग्रामर में कैटेगराइज करता है कि कैसे इवेंट्स जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं टाइम लाइन पर, ठीक है, बगैर मैच हुए एग्जैक्ट टाइमिंग से ऑफ रियल इवेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग, शी सैंग एंड शी विल सिंग, तो यहाँ पर तीनों जो है वो बेसिकली टाइम लाइन के बारे में बता रहे हैं अगर हम ग्रामर को देखें, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ रियल इवेंट्स जो है उनके बारे में नहीं बता रहे। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि यहाँ हाईलाइट किया गया है। उसके अलावा एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया इन ग्रामर जो है वो ये शो करते हैं कि कैसे एक्शंस को देखा जाता है, जैसे कि ऑन गोइंग हो गया और कंप्लीटेड हो। ऑन गोइंग है तो ये ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव कहलाएगा और कंप्लीटेड है तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट कहलाएगा। उसके अलावा बताते हैं कि इंग्लिश हैज़ टू एस्पेक्ट्स, यानी कि इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास प्रोग्रेसिव होता है और एक हमारे पास परफेक्ट होता है। प्रोग्रेसिव में शी इज़ सिंगिंग, लाइक ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाता है, लेकिन परफेक्ट में क्या होता है? शी हैज़ संग, ठीक है। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश के, वो बताए गए हैं। मज़ीद यहाँ पर वो बताते हैं कि इंग्लिश में वर्ब फ्रेजेस जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट वेज ऑफ जो एक्शंस होते हैं उनको देखने के लिए साइमल्टेनियसली, जैसे कि आप कह लें ऑन गोइंग और कंप्लीटेड हो गया। ताहम मज़ीद आगे वो बताते हैं कि दोनों एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको एक फॉर्म में कंबाइन करना इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे कि आप कह लें परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया, पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया ही स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, तो ही स्लीपिंग हमारे पास क्या होता है? ऑब्वियसली कंटिन्यूस फॉर्म आ जाती है, आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। उसके अलावा ही वॉज स्लीपिंग में क्या होता है? ये पास्ट प्रोग्रेसिव होता है। ही हैज़ स्लेप्ट क्या होता है? ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ही हैड स्लेप्ट जो होता है ये पास्ट परफेक्टिव होता है। ही हैड बीन स्लीपिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। उसके अलावा ही हैड बीन स्लीपिंग ये पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट तरह की टाइप्स थी, कैटेगरीज थी। बाकी कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंक्लूजन जो है इसमें जस्ट ये सारा एक तरह से आप कह लें ओवरऑल जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है उसके बारे में बताया गया है। रीड करने वाला है, जस्ट आप लोग रीड कर लें और इसमें कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इतने डिटेल्ड लेक्चर जो होते हैं उनको इतने शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये डिटेल्ड लेक्चर जो है इनको मैं कवर कर रही हूँ उनके लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।